आवाज आ रही है? अब आ रही है। यस यस। तो जो संस्कृत शब्द है नीहर, ठीक है, कल पढ़ा था कि संस्कृत शब्द जो निहार है इसका मतलब होता है कोहरा, ठीक है। और जो मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है, उसमें जो कोहरा फैला हुआ है इस तरीके से, जो तारों के आसपास जो कोहरा है वो उसे नेबुला कहा जाता है। और वो वास्तव में जो धुआं है वो किसका है? वो हाइड्रोजन का है। और हाइड्रोजन के कण मिलके बनाते हैं हीलियम। समझ रहे हैं? तो हाइड्रोजन का और हीलियम का जो धुआं है उसी को हम नेबुला कहते हैं। समझ आए? ठीक है, जरा इसमें आगे लिखिए। निहारिका एक, सॉरी, निहारिका को लैटिन शब्दावली में निहारिका को लैटिन शब्दावली में नेबुला कहा जाता है। लैटिन शब्दावली में नेबुला कहा जाता है। कई वर्षों तक निहारिका और आकाश गंगा को निहारिका और आकाश गंगा को समानार्थी के रूप में प्रयोग किया जाता था, या समानार्थी के रूप में समझा जाता था। किंतु अब निहारिका और आकाश गंगा शब्द अब निहारिका और आकाश गंगा शब्द अलग अलग अर्थों में दर्शाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, अगर सवाल आता है कि निहारिका, जो निहारिका है उसका निर्माण कैसे हो रहा है, तो निहारिका का जो निर्माण है वो निहारिका ही हाइड्रोजन गैस के बने हुए बादल हैं। ठीक है, अब देखो निहारिका से आकाशगंगा कैसे बनती है वो बताता हूं मैं। निहारिका का निर्माण हाइड्रोजन गैस के बादल से होता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस के जो बादल, जब ये संकुचित होते हैं तो ये हीलियम बनाते हैं। ठीक है, और हीलियम जब सेंटर में आता है तो क्या बनता है? हीलियम जब सेंटर में आता है तो तारा बनता है। तारा, जैसे हमारा तारा कौन सा है? सूरज। समझ रहे हैं? तो तारों का निर्माण आरंभ हुआ जैसे जैसे इन्होंने झुंड बनाया। समझ रहे हैं? गैस का एक झुंड बनने लगा। जैसे निहारिका में अलग अलग झुंड बनने, जैसे बादल का एक झुंड ये बन गया, एक झुंड ये बन गया, एक झुंड ये बन गया, एक झुंड ये बन गया। समझ रहे?
तो क्या हुआ यहाँ पे, ये हाइड्रोजन गैस ने हीलियम गैस बनानी शुरू की और यहाँ पे केंद्र बनने लगा। तो यहाँ पे मान लो इसने तारा बना दिया। जब इसने यहाँ पे तारा बनाया तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पत्थर या कुछ कंकड़ होंगे, समझ रहे हैं, वो इसके चारों ओर घूमने लगे। समझे मेरी बात को। और यहाँ पे भी एक सूरज होगा, मतलब तारा होगा, जिसके आसपास छोटे छोटे पत्थर होंगे। पत्थर ही मान सकते हैं अभी आप उसको, समझ रहे हैं। ऐसे ही जब क्या हुआ, धीरे धीरे झुंड बने गैसीय पिंडों के, तो तारों का निर्माण आरंभ हुआ। ठीक है। और जो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बंधे हुए तारे हैं, धूल कण हैं और गैस तंत्र हैं, इस पूरे को कंबाइनली कहा जाता है आकाश गंगा। समझ रहे हैं। ठीक है। तो निहारिका ही निर्माण कर रहा है किसका, आकाश गंगा का। क्लियर हो गया। लिखो। वास्तव में एक आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत, वास्तव में एक आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होता है। विशाल बादल के संचयन से होता है। इस विशाल बादल के पुंज को निहारिका कहा जाता है। इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने। घने गैसीय पिंड बने जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। तारों का निर्माण आरंभ हुआ अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, कौमा धूल कणों एवं गैसों के तंत्र को
गैसों के तंत्र को आकाशगंगा या गैलेक्सी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ये सब मैं जानता हूँ, तो मैं एक चीज कह सकता हूँ कि जो बादल है, मतलब जो निहारिका है, वो तारों की भ्रूणावस्था है। समझ रहे हैं? मतलब वो तारों का बनने का एक प्रोसेस है। ठीक है। और अगर मैं आकाशगंगा की बात करूं, तो वो तारों की विकसित अवस्था है कि नहीं? तो निहारिका उनकी भ्रूणावस्था है, और तारे जो बन गए हैं वो उनकी विकसित अवस्था है। ठीक है भाई। लिखिए अगले पॉइंट में, अलग पॉइंट बनाइए, उसमें लिखिए, इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि निहारिका आकाशगंगा की भ्रूणावस्था को प्रदर्शित करती है। आकाशगंगा के भ्रूणावस्था को प्रदर्शित करती है, जबकि आकाशगंगा एक विकसित अवस्था को प्रदर्शित करती है। ठीक है। तो एक चीज ध्यान दो, मेरे लिए मंदाकिनी ठीक है, ठीक है, और सौर परिवार जिस आकाशगंगा में स्थित है, उसको मंदाकिनी, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। अब हम पूरी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, मैंने कल दिखाया था वीडियो में, उसमें वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो मिल्की वे गैलेक्सी कुछ ऐसी है भाई, ऐसी ऐसी टाइप की है। ठीक है। अब मान लो हमारी पृथ्वी यहाँ पे है। ठीक है, मान लिया, उसे इतनी बड़ी तो नहीं है, क्या। तो मान लो हमारी पृथ्वी यहाँ पे है, तो हम जो पूरी मिल्की वे है, पूरी जो मंदाकिनी है, उसको हम एक साथ तो देख नहीं सकते, मंदाकिनी को, है ना।
हम जैसे पृथ्वी में यहाँ पे हैं, तो हम सिर्फ इतना इतने तक ही देख सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? ज्यादा दूर तो हम देख नहीं सकते। तो जितना हम उसे देखते हैं, समझ रहे हैं, मतलब समूची, मतलब पृथ्वी से समूची मंदाकिनी को एक साथ नहीं देख सकते, बल्कि उसके एक भाग को ही देख पाते हैं। सिर्फ उसके एक पार्ट को ही देख पाते हैं, और उसी को हम मिल्की वे कहते हैं। मैं गैलेक्सी की बात नहीं कर रहा हूँ। मिल्की वे किसको कहते हैं? मिल्की वे उसको कहते, मिल्की वे गैलेक्सी अलग चीज है। अगर मैं मिल्की वे बोलूं, व्हाट इज मिल्की वे, तो मिल्की वे वो गैलेक्सी का वो पार्ट है जो हम पृथ्वी से देख सकते हैं। और मिल्की वे गैलेक्सी क्या है? वो तो पूरी एक गैलेक्सी है। समझ रहे हैं? लेकिन मिल्की वे क्या है जो हम पृथ्वी से देख सकते हैं। समझ रहे हैं? लिखो जरा इसे, नीचे से लिखिए। हमारा सौर परिवार जिस आकाश गंगा में स्थित है, हमारा सौर परिवार हमारा सौर परिवार जिस आकाश गंगा में स्थित है, उसे मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है। मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से दृष्टिगोचर होती है, जो पृथ्वी से दृष्टिगोचर होती है, उसे स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे की संज्ञा दी जाती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि इसका सीधा अर्थ यह है कि हम समूची मंदाकिनी को एक साथ नहीं देख सकते, एक साथ नहीं देख सकते, बल्कि इसके एक भाग को ही देख सकते हैं। इसके एक भाग को ही देख सकते हैं, जिसे मिल्की वे कहा जाता है।
अब हम आते हैं मुख्य मंदाकिनी गैलेक्सी पर। मिल्की वे अलग चीज हुई और मंदाकिनी गैलेक्सी अलग है, याद रखना, ठीक है? दोनों को मिक्स मत कर देना। तो मंदाकिनी आकाश गंगा, मंदाकिनी आकाश गंगा। तो अगर कोई पूछे मंदाकिनी आकाश गंगा क्या है, तो मंदाकिनी आकाश गंगा वह आकाश गंगा है जिसमें सूरज, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह आदि अवस्थित हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, इसमें कितनी आकाश गंगाएं हैं? तो इसमें 24, ये 24 आकाश गंगाओं का एक ग्रुप है। ठीक है, और इसका आकार कैसा है? इसका आकार सर्पिला है। सर्पिला आकार कैसा होता है? सर्पिला आकार, सांप जैसा। ठीक है, और एक तस्तरी नुमा, तस्तरी और चपटी। ठीक है, और घूर्णनशील भुजाएं। मैं कल 1 मिनट में दिखा देता हूँ आपको। घूर्णनशील भुजाएं। मंदाकिनी गैलेक्सी, ये दिख रहा है, इस तरीके का है मंदाकिनी गैलेक्सी। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं तस्तरी, चपटी तस्तरी, है ना? ये इस वाले में तो तस्तरी लग रहा है, ये देखो। ठीक है, और सर्पीला क्यों बोला इसको? इस सांप जैसी देखो ना, ऐसे नहीं चल रही है, ऐसे गोल गोल सी। ठीक है, इसलिए इसको सर्पीला बोला है। लिखो जरा इसे, मंदाकिनी आकाशगंगा। इसमें लिखिए, वह आकाशगंगा जिसमें हमारा सूर्य, पृथ्वी, ग्रह एवं उपग्रह अवस्थित है। ठीक है, जिसमें, सॉरी, अवस्थित है, मंदाकिनी कहा जाता है। यह 24 आकाश गंगाओं का एक बृहद पुंज है। यह 24 आकाश गंगाओं का एक बृहद पुंज है, हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा का आकार हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा का आकार सर्पिला है। जिसमें लगभग
एक खरब मतलब 100 मिलियन, जिसमें लगभग 1 खरब तारे पाए जाते हैं। 1 खरब तारे पाए जाते हैं। यह तस्तरी के समान चपटी है। यह तस्तरी के समान चपटी है। और इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। देखो, मैंने आपको बोला कि इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं पाई जाती, तो इसका जो अगर मैं इस तरीके से एक घूर्णनशील भुजा इस तरीके से होगी। ठीक है, एक घूर्णनशील भुजा थोड़ा अंदर हो गई, और तीसरी घूर्णनशील भुजा यहाँ अंदर में सेंटर में इस तरीके से होगी। तो इसकी 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है इस तरह से। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा खोल के पढ़ेंगे। इसका जो सेंटर है, ठीक है, इसको एक नाम देते हैं। तो देखो, ऐसे याद रखना, सेंटर में लगा हुआ है जैसे बल्ब। ठीक है, बल्ब। लेकिन बल्ब नहीं लिखना, आपको आपको नाम बनाना है बल्ज। क्या नाम है सेंटर में? बल्ज, ये नाम है। बल्ब से याद रखना है। ठीक है, तो जो उसका सेंटर है उसको बल्ज कहते हैं। ठीक है, और बल्ज में क्या है, जैसे बल्ज, देखो यहाँ सेंटर में, अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी में भी देखोगे, सेंटर में बहुत ज्यादा धुआं है। धुआं है मतलब निहारिका है। निहारिका ज्यादा है मतलब ज्यादा तारे, ज्यादा तारों का विकास वहीं हो रहा है। ठीक है, और ज्यादा तारों का विकास हो रहा है तो उसके आसपास जो कण होंगे, जो कंकड़ पत्थर होंगे, जो ग्रह होंगे, वो उसके आसपास ही होंगे। समझ रहे हैं? तो यहीं सेंटर पे सबसे ज्यादा भीड़ है, क्योंकि वो केंद्र की तरफ खींचता है सबको। समझ रहे हैं? अब केंद्र में एक क्वाशर है। समझ रहे हैं? केंद्र में एक, इसी बल्ज के अंदर एक क्वाशर है। क्वाशर। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं क्या है। जब यहाँ गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ पाई जाती है, तो वहां एक क्वाशर है, और क्वाशर के अंदर ब्लैक होल है। ब्लैक होल को बोलते हैं कृष्ण विवर। ब्लैक होल सुना है? सुना है कभी ब्लैक होल? क्या होता है ब्लैक होल? एक डार्क हिट हाँ, टाइप। एक डार्क होल होता है, जिसमें जिसमें से मतलब प्रकाश भी वापस नहीं आता। समझ रहे हैं? वो सब चीज खा जाता है। ठीक है, तो अभी हम ये समझते हैं कि सेंटर में वर्ल्ड होता है, वर्ल्ड के अंदर क्वाशर होता है, और क्वाशर के अंदर एक ब्लैक होल होता है। और जैसे जैसे ये सारा घूम रहा है, ठीक है, वो कुछ उसका पार्ट ब्लैक होल के अंदर भी जा रहा है। ब्लैक होल अभी भी एक
सस्पेंस बना हुआ है, समझ रहे हैं? ब्लैक होल में आखिर चीजें जा कहाँ रही हैं, समझ गए? ठीक है, तो इसको लिखते हैं पहले। लिखो। कहाँ तक लिखा था? 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं, यहाँ तक लिख दिया था। इसमें लिखिए, मंदाकिनी आकाश गंगा का विस्तार 80,000 प्रकाश वर्ष है। समझ लो कितनी बड़ी होगी। 80,000 प्रकाश वर्ष है। ठीक है, 80,000 प्रकाश वर्ष है। इसके केंद्र को इसके केंद्र को वल्ज कहा जाता है। वल्ज कहा जाता है। वल्ज में गुरुत्वाकर्षण के कारण वल्ज में गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों का संकेंद्रण अधिक है। संकेंद्रण अधिक है। ठीक है, इसमें लिखेंगे आगे, वल्ज में एक क्वाशर पाया जाता है। वल्ज में एक क्वाशर पाया जाता है। और क्वाशर के केंद्र में एक ब्लैक होल पाया जाता है, या कृष्ण विवर पाया जाता है। अगर ध्यान से समझो, ब्लैक होल की जहां बात आई, ये भी देखो, इससे आपके दिमाग में एक और आइडिया आएगा। ये समझ रहे हो? आप ब्लैक होल को देख पाओगे। अगर मैं ब्लैक होल की बात करता हूँ, तो आपने ब्लैक होल की सारी इमेजेस में इस तरीके से देखा होगा, ये वाला। समझ रहे हैं? तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि ब्लैक होल, जैसे ब्लैक होल ऐसा हुआ, मतलब ब्लैक होल इस तरीके से हुआ, तो आप देखेंगे कि उसके चारों ओर जो भी सब कुछ है वो सब उसके अंदर जा रहा है। ऐसा होता है ना? इसका मतलब जो ब्लैक होल हैं वही ब्रह्मांड के ग्रेविटेशनल सेंटर्स हैं। इसका मतलब गुरुत्व केंद्र है। समझ रहे हैं? वो सबको अपनी ओर खींच रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ब्लैक होल ही हमारे गुरुत्व केंद्र हैं ब्रह्मांड के। ठीक है, वो गुरुत्व केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, हम देख नहीं सकते ब्लैक होल को। क्यों नहीं देख सकते? हम किसी चीज को कब देख सकते हैं? मान लो हमें नीला कलर नीला क्यों दिखाई दे रहा है, लाल कलर लाल क्यों दिखाई दे रहा है?
हम्म। विजन के कारण। किसके कारण? विजन विजन विजन। विजन नहीं, विजन तो है ही ना। विजन से ज्यादा होता है रिफ्लेक्शन। हम ब्लू कलर को ब्लू इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि जब हमारे आंखों की लाइट ब्लू कलर पे पड़ रही है तो ब्लू कलर हमें ब्लू कलर शो रिफ्लेक्ट कर रहा है, समझ रहे हैं? हमारी आंखों की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ना? तुमने एक बात बताओ, फिजिक्स में बचपन में ऐसा क्यों पढ़ा फिर कि यहाँ से रेज आ रही है फिर वहां से वापस आ रही है, ऐसा नहीं पढ़ा? पढ़ा ना? यस यस वो हाँ पर रखा है। समझ रहे हैं? तो जब आप कोई ब्लू कलर देखते हो, आपकी आंख से जो लाइट जाती है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है एज ए ब्लू कलर। आपकी आंख से तो नॉर्मल लाइट गई लेकिन वहां से ब्लू कलर वापस आई। लेकिन अगर कोई बोले हम ब्लैक होल को क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि ब्लैक होल से कुछ भी वापस आता ही नहीं है। समझ रहे हो? ब्लैक होल, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, ब्लैक होल प्रकाश को भी खा जाता है। ब्लैक होल में प्रकाश भी नहीं दिखता। ठीक है, तो जब प्रकाश वापस ही नहीं आएगा तो हम उसको देख कैसे पाएंगे? ठीक है। ठीक है, लिखो जरा। ये तो ब्लैक होल की जो ऊर्जा है ना, वो कई ब्रह्मांडों को एक साथ खा जाएगा। उसमें इतनी पावर है, समझ रहे हैं? वो फिर सूरज चांद तारा कुछ नहीं देखता है। ठीक है, जो उसके लपेटे में आ गया वो सब खा जाता है। लिखिए, ब्रह्मांड में अनेक ब्लैक होल पाए जाते हैं जो हमारे ब्रह्मांड के संचालन के लिए ब्रह्मांड के संचालन के लिए गुरुत्व केंद्र का कार्य करते हैं। हम ब्लैक होल को देख नहीं सकते। हम ब्लैक होल को देख नहीं सकते क्योंकि इसमें गया हुआ प्रकाश कभी वापस नहीं आता। अच्छा, तो सवाल ये है कि अगर प्रकाश वापस नहीं आता तो हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे ब्लैक होल है? हम्म। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं ना जहाँ से प्रकाश वापस नहीं आती वही हमारा वो है करके ब्लैक होल है करके। इतने बड़े ब्रह्मांड में ये ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। समझ रहे हो? तो जैसे एक एक चीज बताओ, हम अंधेरे में क्यों नहीं देख पाते? कभी सोचा है? हम अंधेरे में इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारी आंखों से जो प्रकाश जा रहा है वो कहाँ पड़ रहा है हमें वही नहीं पता। अंधेरा है ना, समझ रहे हो? आप अपने बगल में अलमीरा देख पा रहे हो, गिलास देख पा रहे हो क्योंकि आपकी आंखों से जब रोशनी जा रही है तो आप उसको एग्जैक्ट देख रहे हो यहाँ पे है, तभी तो आप एग्जैक्ट उसको पकड़ पा रहे हो। समझ रहे हो? तो क्या होता है कि जो ब्लैक होल है, मान लो यहाँ पे ब्लैक होल है और मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये लगातार अपने अंदर चीजों को क्या कर रहा है, समाहित कर रहा है, लगातार चीजों को निगल रहा है। ठीक है, तो क्या होता है जब ये चीजों को अपने अंदर समाहित करता है, ध्वस्त करता है, तो ये एक्स रे छोड़ता है। क्या छोड़ता है?
एक्स रे को छोड़ता है एनर्जी के रूप में, समझ रहे हैं? ठीक है। वो देखो, वो तो क्या बोलते हैं, वो फिजिक्स के लॉज में से एक है कि अगर आप कोई एनर्जी समाहित करेंगे अपने अंदर, तो आप कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर दोगे, है ना? ऐसे नहीं कि आप समाहित ही समाहित किए जा रहे हैं। तो ये एक एनर्जी के रूप में, ठीक है, एनर्जी के रूप में एक्स रे, जो एक्स रे है उसको बाहर फेंकता है। तो जहां पे हमें एक्स रे ज्यादा, एक्स रे का धुआं ज्यादा दिखता है, वहीं पे हम मान लेते हैं कि ब्लैक होल वहीं पे है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, लिखिए। कहाँ तक लिखा था? इसमें प्रकाश, आवाज़ वापस नहीं आती है। हाँ, इसमें लिखिए, लेकिन लेकिन इसमें ध्वस्त होने वाले पदार्थ से, इसमें ध्वस्त होने वाले पदार्थ से एक्स किरणों के रूप में ऊर्जा विसर्जित होती है। एक्स किरणों के रूप में ऊर्जा विसर्जित होती है, जो कि ब्लैक होल की उपस्थिति का आभास कराती है। मतलब ब्लैक होल में इतनी ज्यादा चीजें हैं, अगर डेंसिटी देखी जाए ब्लैक होल की, समझ रहे? अब ब्लैक होल इज, एक ब्लैक होल, समझ रहे हैं? एक ब्लैक होल जो है वो किसी सौर मंडल से 3 गुना, एक ब्लैक होल किसी सौर मंडल से 3 गुना ज्यादा डेंसिटी रखता है। अब मान के चलो कितना बड़ा होता होगा, समझ रहे? डेंसिटी ऑफ वन ब्लैक होल इज इक्वल टू 3 इंटू एक, 3 इंटू सौर मंडल, समझ रहे हो? हाँ, कुछ पूछ रहे थे? हाँ सर, तो ब्लैक होल तो ज़्यादा होते होंगे ना फिर, बहुत ज़्यादा। ब्लैक होल बहुत ज्यादा होते हैं, वो मैंने शुरू में लिखाया तो था हाँ। कि हर हर जो वो है, क्या बोलते हैं, ब्लैक होलों की संख्या बहुत ज्यादा है उसमें, ब्रह्मांड में, मतलब इसमें मिल्की वे गैलेक्सी में। ठीक है, लिखो। एक ब्लैक होल द्रव्यमान में सौर मंडल से 3 गुना से अधिक बड़ा होता है। एक ब्लैक होल द्रव्यमान में सौर मंडल से 3 गुना से अधिक होता है। 3 गुना से अधिक बड़ा होता है, किंतु यह किंतु यह संपूर्ण आकाश गंगा से निकली ऊर्जा, यह संपूर्ण आकाश गंगा से निकली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा विसर्जित करता है।
ठीक है, ये हो गया आपका ज्योग्राफी। चलो, मैंने परसों यूजीसी के बारे में बता रहा था तुम्हें कि क्या है यूजीसी का बवाल। ठीक है, उसको जरा ठीक से समझते हैं कि उसमें कुछ टर्म्स हैं, वो आ सकता है। तो मैंने बताया था, एक डॉक्टर थी, क्या नाम था उसका, पायल टाडवी। और एक पीएचडी स्कॉलर था जिसका नाम था रोहित वेन्यूला। ठीक है, इन दोनों ने सुसाइड कमिट किया। ठीक है, इन दोनों ने सुसाइड कमिट किया। इनके सुसाइड कमिट करने के बाद इनकी फैमिली गई सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब इनने सुसाइड कमिट क्यों किया? इनने सुसाइड कमिट किया कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, उस बेस पे इन्होंने सुसाइड कमिट किया कि हमें कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो जब बात सुप्रीम कोर्ट पहुंची, क्योंकि ये कॉलेज के स्कॉलर थे और कॉलेज पे, जो कॉलेज की नियमावली पे राज चलता है, वो है यूजीसी का। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है यूजीसी। ठीक है, यूजीसी क्या है? यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ग्रांट कमीशन। ग्रांट कमीशन, ठीक है, 1956 इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, तो यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई कि आपने नियम नहीं बनाए हैं कॉलेज में इसके संबंध में कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कैसे रोका जाए। तो फिर यूजीसी एक लॉ लाई। ठीक है, यहां तक लिख दिया ना। फिर यूजीसी एक लॉ लाई। वो लॉ था 3 कैटेगरीज के लिए, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए लॉ था। उसमें क्या था कि अगर, यदि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इन कास्ट के लोग, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी के लोग, ठीक है, अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। ठीक, पहला पॉइंट ये हो गया, अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। लेकिन फाइल कंप्लेन कहां कर सकते हैं? ठीक है, इसके लिए उन्होंने एक जगह बताई, दैट इज ईओसी। ठीक है, और ईओसी का फुल फॉर्म है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। ठीक है, और ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का 24/7 एक्सेस होगा, मतलब आप कभी भी उसको कॉल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये एक हेल्पलाइन होगी जिसमें वो अपनी कंप्लेन फाइल कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए कंप्लेन फाइल हो गई। ठीक है, कंप्लेन हो गई फाइल। कंप्लेन फाइल हो गई तो क्या होगा, ये उतार लिया आप लोगों ने? तो कंप्लेन फाइल हो गई तो क्या होगा, ईओसी के मेंबर उस पर विचार करेंगे। अब इसके मेंबर कौन कौन है?
तो इसके कुल 5 मेंबर हैं, ध्यान से समझो। और मेंबर भी स्टूडेंट ही होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई वो होगा। एक एससी मेंबर होगा, एक एसटी मेंबर होगा, एक ओबीसी मेंबर होगा, एक वुमेन, समझ रहे हैं, एक वुमेन मेंबर होगी, और एक जिसे बोल सकते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड, पीएच, ठीक है, या पर्सन विद डिसेबिलिटीज जिसे बोल सकते हैं पीडब्ल्यूडी। तो ये 5 मेंबर इसमें होंगे जो ये डिसाइड करेंगे कि वो जिसने भी वो डिस्क्रिमिनेशन किया है उस पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, समझ गए। ये बोला यूजीसी ने। यूजीसी ने बोला कि इस रूल को सभी कॉलेज फॉलो करेंगे और जो कॉलेज फॉलो नहीं करेगा उस पर पेनल्टी लगेगी, ठीक है। लेकिन जो इसके अपोज में है, जो इस लॉ के, जो यूजीसी लॉ है, इस लॉ के जो अपोज में है उनका क्या कहना है। पहला पॉइंट, उनका कहना यह है कि अगर, ठीक है, मान लीजिए कॉलेज की बात है और अगर इस रूल का मिसयूज होता है, क्योंकि कोई भी रूल आए उसका यूज से पहले मिसयूज होता है, ठीक है, अगर इस रूल का मिसयूज होता है तो गलत रिपोर्ट करने वाले के खिलाफ, समझ रहे हैं, गलत रिपोर्ट करने वाले के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, गलत रिपोर्ट करने वाले के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, इसका प्रावधान इसमें है नहीं, इस लॉ में नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, क्या डिस्क्रिमिनेशन जनरल, ठीक है, जो सामान्य लोग हैं, क्या उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, और अगर रूल उनके खिलाफ नहीं था तो एक जो आपका वो है ना, ईओसी जो है कमिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो कमिटी है, उसमें एक जनरल व्यक्ति क्यों नहीं बैठाया गया, समझ रहे हैं, उसमें एक जनरल व्यक्ति होना चाहिए था, क्योंकि वो भी तो, उसका भी तो कोई पक्ष रखे, समझ रहे हैं आप मेरी बात, ठीक है। ये इनकी मांग थी कि ईओसी में एक जनरल कैटेगरी का व्यक्ति होना चाहिए था, जनरल के लिए भी ये लॉ होना चाहिए था, और अगर कोई गलत रिपोर्ट करे तो उसके खिलाफ एक्शन के लिए कोई प्रावधान इस लॉ में नहीं था। तो डेट थी 29 तारीख, और 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। क्लियर हो गया। तो अभी इस पे स्टे ही चल रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बोला बहुत अधिक, बहुत अधिक मतलब बहुत ज्यादा हो गया है, समझ रहे हैं। चलिए, चलिए रिपीट करिए जरा जो आपने अभी फिजिक्स में उसमें पढ़ा, ज्योग्राफी में।